सोचिए, 3 जनवरी 2026 की सुबह दुनिया जब सोकर उठी तो एक ऐसी खबर उसका इंतजार कर रही थी जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सारी किताबों को मानो दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। एक देश के मुखिया को एक विदेशी ताकत ने उसी के देश से गिरफ्तार कर लिया था। तो चलिए इस बेहद ही असाधारण घटना की तह तक चलते हैं। सुबह के 4:21 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है और पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। बस कुछ शब्दों में एक देश का भविष्य, इंटरनेशनल कानून, सब कुछ दांव पर लग गया था। लेकिन देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये तो महीनों से सुलग रही एक आग का नतीजा था, एक ऐसा टकराव जो अब दुनिया के सामने आ चुका था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। एक आजाद देश के लीडर की गिरफ्तारी, ऐसी घटना जिसकी मिसाल मिलना वाकई में बहुत मुश्किल है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के बेहद विवादास्पद राष्ट्रपति। उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़ा था अमेरिकी सेना की सबसे खास यूनिट्स में से एक, डेल्टा फोर्स ने। तो समझिए, ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। अब जैसे ही ये खबर फैली, कराकस में मतलब मादुरो सरकार में हड़कंप मच गया। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने तुरंत सरकारी टीवी पर आकर कहा कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी लापता हैं और उनकी सलामती का सबूत मांगा। ये बयान उस समय वेनेजुएला में फैली बेचैनी और अफरा तफरी को साफ दिखाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि एक ने दूसरे के राष्ट्रपति को ही पकड़ लिया। इसका जवाब ना पिछले कुछ महीनों की घटनाओं में छिपा है। इस हमले की जड़ें दरअसल पिछले 5 महीनों में छुपी हैं, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगातार अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, मिलिट्री के जरिए भी और आर्थिक तौर पे भी। देखिए, कहानी शुरू होती है अगस्त 2025 से, जब अमेरिका ने कैरिबियन सागर में अपने वॉरशिप्स भेजे। फिर सितंबर में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू हुआ। नवंबर में तो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी पहुंच गया, जिससे तनाव और बढ़ गया। और दिसंबर आते आते अमेरिका ने वेनेजुएला की इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी उसके तेल टैंकरों को ही जब्त करना शुरू कर दिया। ये सब समझिए 3 जनवरी के हमले के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। अब अमेरिका ने अपने इन एक्शंस को जायज ठहराने के लिए मादुरो पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। पहला तो ये कि वो एक नार्को स्टेट चला रहे हैं, मतलब एक ऐसा देश जो ड्रग्स की तस्करी पर निर्भर है। दूसरा, 2024 के चुनावों में धांधली करने का आरोप। और तीसरा, कार्टेल दे लॉस सोल्स नाम के एक ड्रग कार्टेल को लीड करने का इल्जाम, जिसे अमेरिका एक आतंकवादी संगठन मानता है। तो ये तो थी बैकग्राउंड स्टोरी। अब वापस चलते हैं 3 जनवरी की उस रात में और उस मिलिट्री ऑपरेशन को करीब से समझते हैं जिसमें मादुरो को पकड़ा गया। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। सोचिए, रात के 2 बजे कराकास का शहर जोरदार धमाकों से गूंज उठता है। लोग आसमान में लड़ाकू विमान देख रहे हैं। ये सब करीब आधे घंटे तक चला और इसके ठीक 2 घंटे बाद अमेरिका से खबर आ गई कि मादुरो को पकड़ लिया गया है। और ये हमले कोई रैंडम नहीं थे। निशाना बनाया गया वेनेजुएला के सबसे जरूरी, सबसे स्ट्रेटेजिक ठिकानों को। राजधानी का मेन एयरबेस, मिलिट्री हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट और कम्युनिकेशन सेंटर्स, सब कुछ टारगेट पर था। मतलब ये एक बेहद सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। इन सब के बीच कराकास के आम लोग थे जो अचानक खुद को एक वॉर जोन में पा रहे थे। एक 21 साल की लड़की कार्मेन हिडाल्गो ने उस रात के डर को कुछ ऐसे बयां किया, पूरी जमीन हिल गई। ये बहुत भयानक है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि ऐसी बड़ी घटनाओं का इंसानी पहलू क्या होता है। जैसे जैसे ये खबर दुनिया में फैली, रिएक्शंस आने शुरू हो गए और जैसा कि उम्मीद थी, पूरी दुनिया इस मुद्दे पे साफ साफ बट गई। साफ साफ 2 खेमे बन गए थे। एक तरफ ब्राजील, चीन, रूस जैसे देश थे जो इसकी कड़ी निंदा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना और अमेरिका के कुछ सहयोगी थे जो इस कदम को सही ठहरा रहे थे। ये बंटवारा दिखाता है कि यह घटना कितनी ज्यादा विवादास्पद थी। अमेरिकी नेताओं का तो स्टैंड क्लियर था। उनका कहना था कि मादुरो एक नार्को आतंकवादी है, पीरियड। उधर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने भी हार नहीं मानी। लैटिन अमेरिका के ज्यादातर पड़ोसी देशों ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया, जबकि यूरोपियन यूनियन ने बीच का रास्ता अपनाते हुए शांति और इंटरनेशनल कानून का सम्मान करने की अपील की। लेकिन सबसे दिलचस्प रिएक्शन आया अमेरिका के एक बड़े सहयोगी फ्रांस की तरफ से। उनके विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि यह ऑपरेशन इंटरनेशनल लॉ के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।
ये बयान बताता है कि इस ऑपरेशन की कानूनी वैधता पर कितने गहरे सवाल थे। तो ठीक है, मादुरो पकड़ लिए गए, लेकिन अब आगे क्या? वेनेजुएला का भविष्य कैसा होगा और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? कई बड़े सवाल अब भी मुंह बाए खड़े हैं। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में था वो था तेल बाजारों को लेकर। लेकिन ये आंकड़ा देखिए, ये काफी कुछ बताता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार होने के बावजूद आज की तारीख में वेनेजुएला पूरी दुनिया की सप्लाई का सिर्फ 1% तेल ही प्रोड्यूस करता है। मतलब वेनेजुएला का प्रोडक्शन ग्लोबल सप्लाई के महासागर में एक बूंद जैसा है। यही वजह है कि इस घटना के फौरन बाद तेल की कीमतों में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। मार्केट इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार था। तो कुल मिलाकर वेनेजुएला का भविष्य काफी धुंधला नजर आ रहा है। मदुरो का कानूनी तौर पर क्या होगा? देश में जो पावर वैक्यूम बना है उसे कौन भरेगा? क्या देश और ज्यादा हिंसा और अराजकता में डूब जाएगा? यहां तक कि अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी ने भी अपने विमानों को वेनेजुएला के ऊपर से उड़ने से रोक दिया है, जो बताता है कि जमीनी हालात अभी भी कितने खतरनाक हैं। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये घटना सिर्फ वेनेजुएला के बारे में नहीं है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस, किसी देश की संप्रभुता और ताकत के इस्तेमाल को लेकर बहुत बड़े और असहज सवाल खड़े करती है। इस घटना से जो मिसाल कायम हुई है, उसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।